हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे हम सारे टॉपिक हर एक वीडियो में अलग अलग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने बाकी के सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं जल्दी से जाइए और बाकी के सारे टॉपिक को भी पढ़ लीजिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। हम आप सभी के लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो भाई अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन सारे बनेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे फॉर्मेट करना है उस क्वेश्चन को, वो सारी बातें आपसे बनेगी। ऑलराइट, चलिए तो देखें। पहला क्वेश्चन मिलता है आपके अभ्यास का प्रश्नावली का। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? बताओ भाई। आपको सारी चीजें कमेंट में शॉर्टकट में बतानी है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितने भी आप बता सकते हो, जितना आपको पता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी आपको पता है वो कमेंट में जरूर लिख के बताना है। ऑलराइट, चलिए। तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? आखिर क्यों हुई थी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी, ये पूछा गया है आपसे। वो सारे तमाम कारण पूछे गए हैं जिन वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। याद आया कुछ? क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ऑलराइट, चलिए अब देखें। तो निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध भड़क उठा। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण क्रांतिकारी विरोध भड़क उठा। कौन कौन सी परिस्थितियां थी? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि बूर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। किस राजवंश का? ध्यान से सुनते जाना है, समझते जाना है। जो चीज आपको बताई जाए वो आपको नोट भी करते जानी है। किस राजवंश का? बूर्बो राजवंश का निरंकुश शासन। ऑलराइट, और उस समय किस राजा का शासन था? बूर्बो राजवंश के लुई 16वां का शासन था। किसका था? लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां। ऑलराइट, तो लुई 16वां एक निरंकुश शासक था जो अपने विलासितापूर्ण जीवन से समझौता नहीं कर सकता था। ठीक है, निरंकुश शासक था, जनता को कोई अधिकार नहीं दिए थे, पूरा जीवन शानो शौकत के साथ जीता था। इवन बूर्बो राजवंश के जितने भी इसके पहले राजा हुआ करते थे सभी एकदम विलासितापूर्ण जीवन जिया करते थे, एकदम अय्याशी के साथ जीवन जिया करते थे और कोई समझौता भी नहीं करते थे। अब भाई आप समझौता नहीं करेंगे, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, पैसा बहुत खर्च होगा, तो आपके राज्य में पैसा कैसे बचेगा फिर? ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आया कि फ्रांस का पूरा राजकोष खाली हो गया। खास तौर से तब तक खाली हो चुका था जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, फ्रांस की गद्दी पर, और इसने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई पैसा नहीं है, हमारा राजकोष खाली है, तो हम अपनी अय्याशियों पर थोड़ी सी रोक लगा लें, अपनी शानो शौकत पर थोड़ी सी रोक लगा लें। नहीं, उससे कोई समझौता नहीं कर सकता था। और उसमें दूरदर्शिता का भी अभाव था, यानी कि दूर की बात वो सोचता ही नहीं था कि आगे जाके हमारे देश में अगर पैसा नहीं बचा, देश की जनता भूखे मर जाएगी या आप खुद भूखे मर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो एक तो ये कारण हो गया, ठीक है, और इसका लुई 16वां का विलासितापूर्ण जीवन। ऑलराइट, क्लियर हो गई एक बात?
ठीक है। और जब ये साहब यानी कि लुई 16वां सिंहासन पर बैठे तो शाही खजाना खाली था। जब ये बैठे इनने देखा कि शाही खजाना तो खाली है, ठीक है, पता था, तब भी इन्होंने अपनी शानो शौकत में कोई कमी नहीं करी। और लंबे वर्षों के युद्ध ने, अब खाली क्यों था इनका खजाना जब ये गद्दी पर बैठे? तो फ्रांस ने कई सारे युद्ध लड़े थे उस दौरान। तो लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया। जितने भी फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स थे उस समय के, ठीक है, वो सब खत्म हो चुके थे। और इसमें वर्साय के विशाल महल में एक असाधारण दरबार बनाए रखने की लागत भी शामिल थी। ठीक है, खाली कैसे हुआ? कई सारे युद्ध लड़े, अमेरिका की सहायता करी थी फ्रांस ने। कब? जब अमेरिका ने खुद का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन भी अमेरिका पर अधिकार करने लगा था, तो अमेरिका को युद्ध लड़ना पड़ा ब्रिटेन के खिलाफ, जिसमें सहायता किसने करी? फ्रांस ने। जब आप किसी की सहायता करेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे, युद्ध में सहायता कर रहे हो तो भी पैसे खर्च हो गए थे इसके, ठीक है। और कैसे पैसे खर्च हुए थे फ्रांस के? वर्साय के विशाल महल में एक असाधारण दरबार बनाए रखने की लागत भी शामिल थी उसमें। इस तरीके के कई काम हुए थे उस दौरान, जिससे फ्रांस का सरकारी खजाना खत्म हो गया था, यानी कि शाही खजाना खत्म हो गया था। क्लियर हो रही है बात? तो एक बात तो ये हो गई कि फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां निरंकुश शासक था। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था, लेकिन राजा को कोई होश खबर थी ही नहीं। क्लियर? फिर क्या हुआ? एक एक चीज देखते जाना, मैं आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट शॉर्टकट में भी बताते जाऊंगी, ठीक है। तो लुई 16वां के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से अपनी आजादी हासिल करने में मदद करी थी। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि फ्रांस ने किसकी मदद करी युद्ध को जीतने में? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के 13 उपनिवेश किसके कब्जे में चले गए थे? ब्रिटेन के कब्जे में। तो अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम लड़ना पड़ा ब्रिटेन के साथ, जिसकी मदद किसने करी थी? फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी, ठीक है। और युद्ध ने 1 अरब लिब्रे से अधिक को डिपार्टमेंट क्रेडिट में जोड़ा। जो युद्ध लड़ा था, फ्रांस ने सहायता करी थी अमेरिका की, उसमें कितना खर्चा इसने बताया? 1 अरब लिब्रे। लिब्रे क्या है भाई बताओ? लिब्रे क्या होती है? लिब्रे है भाई फ्रांस की मुद्रा, वर्तमान मुद्रा नहीं है, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा है लिब्रे। ऑलराइट, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जब इतनी ज्यादा पैसे की सहायता करी, 1 अरब लिब्रे, ठीक है, तो अब ऋण पर 10% ब्याज लेना शुरू कर दिया। और इसीलिए फ्रांसीसी सरकार अकेले ब्याज भुगतान पर अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत करने के लिए बाध्य थी, क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं था। और जिन चीजों पर ये कर लगाया करती थी फ्रांसीसी सरकार, ठीक है, वो कर अब ज्यादा वसूलना प्रारंभ कर दिया। और कर किससे वसूला जाता था? कर फ्रांस की आम जनता से वसूला जाता था। टैक्स किससे वसूला जाता था? फ्रांस की आम जनता से वसूला जाता था। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? और फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में बटा था, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा वर्ग था? पादरी वर्ग, उसके नीचे कुलीन वर्ग, उसके नीचे आम जनता। तो जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था उसको विशेषाधिकार प्राप्त थे, ना टैक्स देना पड़ता था। और जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण आम जनता, उसको ही सारे टैक्स देना पड़ते थे। क्लियर हो गई बात? तो इनने क्या किया? वापस अपना पैसा वसूलने के लिए जनता पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया। पहले से ही टाइड और टाइल नाम के टैक्स जनता पर लगाए गए थे। साथ ही साथ अब राजकोष खाली हो गया था, तो लुई 16वां ने क्या किया? टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिया, नए टैक्स लगा दिए, जनता और ज्यादा परेशान हो गई, ठीक है। तो लुई 16वां के द्वारा नए कर लगाना, कर यानी कि टैक्स, ठीक है, नए टैक्स लगाना, इसको थोड़े दूसरे कलर से अपन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, चीजें याद रहती हैं कि हाँ देखो भाई, कलर की भी इंपॉर्टेंस है। जिस कलर में आप जो चीज पढ़ते हैं और जब याद करने की कोशिश करते हैं तो वो कलर आपको दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कलर से दिखाऊंगी ताकि याद करने में आसानी रहे। हर पॉइंट आपको कलर के साथ याद रहे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है?
नई कर व्यवस्था, ठीक है, नई कर व्यवस्था। ऑलराइट सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि फ्रांस का राजकोष खाली हो जाना, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, फ्रांस का राजकोष खाली हो जाना। अब जब फ्रांस का राजकोष खाली हो गया तभी नए कर लगाए गए, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी बात आ जाएगी, नई कर व्यवस्था। राजकोष खाली हो गया, जनता से पैसा वसूलने के लिए नई कर व्यवस्था लगाई, जनता परेशान हो गई। ऑलराइट, क्लियर। अब क्या है, अब देखो भाई, अब अगला पॉइंट क्या बनता है, राज्य ने अंततः अपने नियमित खर्चों जैसे सेना बनाए रखने, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने की लागत को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि कर दी, ठीक है, करों में वृद्धि कर दी, नई कर व्यवस्था लगा दी ताकि वहां के जो सेना है, सेना के खर्चे बने रहें, ठीक है, सरकारी कार्यालय और विद्यालय चलते रहें। इनको चलाने के लिए क्या किया, नई कर व्यवस्था लेके आ गए, करों में वृद्धि कर दी, ठीक है। नई कर व्यवस्था के साथ साथ जो पुराने कर थे उसमें भी वृद्धि। क्लियर हो रही है बात। अब कौन सी बात आती है, अब देखें, ध्यान से सुनते जाना है, हर एक पॉइंट को नोट करते जाना है, और नोट अगर नहीं करना है तो जैसे ही सारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का। तो देखें, इसमें हमें जानने को मिलता है सामाजिक विभाजन के बारे में। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो अगली बात क्या बन जाएगी, फ्रांस का सामाजिक विभाजन। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, फ्रांस का सामाजिक विभाजन। अब किन किन वर्गों में बटा था भाई, कई बार मैंने बताया है, जल्दी से कमेंट करके बता दें। फ्रांस का सामाजिक विभाजन किस तरीके से था, तेजी से बताना है भाई, जल्दी कमेंट आना चाहिए। तो भाई सबसे ऊपर कौन सा वर्ग था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। तो जो 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता, ठीक है। तो जो ऊपर के 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पहले 2 वर्गों अर्थात पादरी और रईसों यानी कि अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। इनको क्या थे, स्पेशल राइट्स थे, बाय बर्थ स्पेशल राइट्स थे इनके पास, ठीक है। और इस प्रकार के करों के माध्यम से राज्य की वित्तीय गतिविधियों का भार तीसरे वर्ग द्वारा ही वहन किया जाता था। राज्य की जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो कैसे चलता था, तीसरे वर्ग द्वारा भरे जाने वाले टैक्स से, ठीक है। जो ये तीसरा वर्ग था, आम जनता थी, वही टैक्स भरा करती थी। क्लियर हो रही है बात सारी, है जी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या मिलता है हमें जानने को, अगला पॉइंट ये मिलता है कि ध्यान से सुनिएगा, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो मध्यम वर्ग उभरा वह शिक्षित और प्रबुद्ध था, ठीक है। एक नए मध्यम वर्ग का उदय होता है जो शिक्षित था, पढ़ा लिखा था और प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिमान था। प्रबुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रबुद्ध शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो एक नए शिक्षित और बुद्धिमान वर्ग का उदय होता है। उन्होंने क्या कहा, मध्यम वर्ग ने कहा कि राजा को जो अलग से दैवीय अधिकार दिए गए हैं वो नहीं होने चाहिए। राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध किया, पूर्ण राजतंत्र के सिद्धांत का विरोध किया कि जो पूरी तरीके से राजतंत्रीय शासन चल रहा है यानी कि सिर्फ राजा का शासन है वो खत्म होना चाहिए। यानी कि इन्होंने संवैधानिक व्यवस्था की बात कही थी कि किसी भी देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, ठीक है। और उस मध्यम वर्ग का यह भी मानना था कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। जिस तरीके से सामाजिक विभाजन किया गया था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता में, कि 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, नीचे वाले को कुछ भी नहीं है, कर देगा वो, बस जो कमाएगा वो आपको दे देगा लाके और आप बढ़िया मजे से रहोगे।
तो ये जो सामाजिक विभाजन है वर्ग विशेष पर आधारित ना होकर, जन्म पर आधारित ना होकर उसकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? तो अगला कारण अपना क्या बन जाएगा, अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, अगला कारण क्या होगा, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। अब शिक्षित मध्यम वर्ग किसकी बात करता था, इसकी बातें भी हम इसी के नीचे लिख लेते हैं। ये बात करता था राजा के अधिकारों के विरोध की। ठीक है, एक तरीके से राजतंत्र का विरोध। ठीक है, राजतंत्र का विरोध करता था और सामाजिक स्थिति योग्यता आधारित होनी चाहिए। सामाजिक स्थिति योग्यता आधारित होनी चाहिए। क्लियर? तो ये किस प्रकार के कारण बन गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारण बन गए। देख लेते हैं इसको भी किस प्रकार से बनते हैं। देखें भाई, ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। कैसे हो गया ये राजनीतिक कारण, क्योंकि संविधान नहीं था, राजतंत्र था। राजनीति कैसी थी, राजतंत्रीय राजनीति थी। उसके बाद ये बन गया आर्थिक कारण, फ्रांस का राजकोष खाली हो जाना, जनता पर अनावश्यक कर लगाए जाना, ये हो गया आर्थिक कारण। और ये हो गया सामाजिक कारण, क्योंकि फ्रांस का समाज कई सारे वर्गों में विभाजित था। ये हो गया आपका सामाजिक कारण। ऑलराइट, तीनों कारण आ गए समझ में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि शॉर्टकट में सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको लिख के बताई हैं। अगर ये चीजें आपने याद कर ली, ठीक है, जिस तरीके से मैंने कलरफुल तरीके से आपको समझाया है, इसी तरीके से आपने याद कर लिया, तो आप सारी डिटेल बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ले लिया सभी ने, बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब क्या जानने को मिलेगा देखते हैं भाई। अभी इसको मिटाते नहीं हैं, अगली बात अगली स्लाइड में करेंगे अपन। कुछ अगर इसमें ऐड कर पाए, वैसे तो जगह नहीं है, फिर भी देखते हैं। चलिए, अगली बात क्या कही गई है, हाँ, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति दार्शनिक हैं, विचारक हैं। इनके बारे में क्या कहा गया है देख लेते हैं भाई। इनके बारे में कौन सा कलर लिया जाए, चलिए ये दिखेगा आपको। हाँ, तो जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि जैसे दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित समानता स्वतंत्रता के विभिन्न विचारों तक उनकी पहुंच थी। यानी कि उस समय कई सारे दार्शनिकों और विचारों का उदय हुआ। उन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से अपने विचार हर एक जनता तक पहुंचाए, शहरी जनता, ग्रामीण जनता, दोनों तक। तो सैलून, कॉफी हाउस में गहन चर्चा और बहस के परिणाम स्वरूप किताबों के माध्यम से उनके विचार आम जनता के बीच लोकप्रिय हो गए। सैलून यानी कि नाई की दुकान, जहां सब बाल कटाने जाते हैं, ठीक है। कॉफी हाउस, चाय कॉफी पीने जाते हैं, जहां पर लोग भीड़ जमा होती है, आपसी बातचीत करते हैं, देश दुनिया की चर्चाएं करते हैं। तो ऐसी जगहों पर इनके विचार जो है लोकप्रिय हो गए और लोग इनके विचारों को महत्व देने लगे, जानने लगे, एक विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने लगे, ठीक है। और अगली बात क्या मिलती है कि फ्रांसीसी प्रशासन अत्यंत भ्रष्ट था। इसने फ्रांसीसी आम आदमी को महत्व नहीं दिया। तो प्रशासन का भ्रष्ट होना। छठवां पॉइंट अपना क्या बन गया, छठवां पॉइंट अपना बन गया। इसके बाद हम सीधे यहां आते हैं। तो एक पॉइंट अपना सबसे पहले ऊपर का ये बनता है कि दार्शनिकों एवं विचारकों का प्रभाव और फ्रांस का भ्रष्ट प्रशासन। ऑलराइट, ये सारे कारण आपको लिख देने हैं, आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट,
चलिए, तो ये बात हमने किस क्वेश्चन की करी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। ऑलराइट, सारी बातें याद रहेंगी। बढ़ा जाए फिर आगे, चलिए चलते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। ये जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका फायदा किसको मिला, ठीक है, और कौन से समूह फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी। 3 बातें पूछी हैं, तीनों बातों पर ध्यान देना है आपको कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, किसको फ्रांसीसी क्रांति का फायदा मिला, कौन सा समूह था जो सत्ता छोड़ने पर मजबूर हो गया, और क्रांति का जो परिणाम निकला उससे समाज के किन समूहों को निराशा हुई। जानते हैं तीनों को एक एक करके। देखें, सबसे पहली बात ये आती है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। तो फायदा मिला किसको, देखो भाई, सबसे पहले देखें, तीसरे वर्ग की बात हो रही है। तीसरे वर्ग का धनी वर्ग, तीसरा वर्ग कौन था भाई, तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें, तीसरा वर्ग कौन था, तीसरा वर्ग था आम जनता, ठीक है। आम जनता में कौन कौन शामिल था, अभी ये बताओ, आम जनता में कौन कौन शामिल था, कोई बताएगा। आम जनता में बड़े व्यवसायी, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से एक नई कहानी आपको पता लगनी है। बड़े व्यवसायी, ठीक है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, फिर उसके बाद कौन होता है इसमें शामिल। ये तो भाई बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, ये आम जनता कैसे हो सकती है। देखो भाई, किसान, भूमिहीन मजदूर, अब सुनो भाई, तीसरे वर्ग में बड़े बड़े व्यवसायी से लेके भूमिहीन मजदूर तक शामिल थे, यानी कि बड़े से बड़ा व्यक्ति लेकर के छोटे से छोटा व्यक्ति भी इसमें शामिल था। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यानी कि वो व्यक्ति भी शामिल था जिसकी अपने पास स्वयं की भूमि भी नहीं थी, ऐसे मजदूर भी इसमें शामिल थे। तो तीसरे वर्ग का धनी वर्ग कौन आएगा इसमें, ये बड़े व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, ये सब जो है ये आएंगे धनी वर्ग में। जो तीसरे वर्ग का भी धनी वर्ग था, जिसे फ्रांस का नया मध्यम वर्ग कहा जाने लगा था, ठीक है, जिसे फ्रांस का नया मध्यम वर्ग कहा जाने लगा, वो क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था। इसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का। इस समूह में देखें, बड़े व्यापारी, छोटे अधिकारी, अधिकारी भी इसमें शामिल थे भाई, ठीक है, अधिकारी भी इसमें शामिल थे, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और व्यापारी शामिल थे। और इन लोगों को यानी कि धनी वर्ग की हम बात करें, ये था तीसरे वर्ग का धनी वर्ग, ठीक है, ये सब शामिल थे। पहले इन लोगों को राज्य कर देना पड़ता था, तीसरे वर्ग में थे तो राज्य को कर देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, ठीक है, और उन्हें समान दर्जा प्राप्त नहीं था, टैक्स देते थे, लेकिन तीसरे वर्ग को बाकी के 2 वर्गों के बराबर अधिकार नहीं थे। लेकिन क्रांति के बाद उनके साथ समाज के ऊपरी वर्गों के समान व्यवहार किया जाने लगा था, यानी कि जैसा व्यवहार पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के साथ किया जाता था, वैसा ही व्यवहार तीसरे वर्ग के धनी वर्ग के साथ भी किया जाने लगा, उनके समान देखा जाने लगा। लेकिन जो किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी बस चला रहे हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बात का उत्तर तो हमें मिल गया कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला था। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के साथ। अब देखो दूसरी बात क्या पूछी थी, पहले तो वो बात पढ़ लो, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो दायित्व और करों की सामंती व्यवस्था के उन्मूलन के साथ ही पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग मध्यम वर्ग के समान स्तर पर आ गए, ये बात तो हमने देख ली,
ठीक है, उन्हें अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मध्यम वर्ग के धनी वर्ग के साथ पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को शामिल किया गया और जो उनको स्पेशल राइट्स दिए गए थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, वो उन्हें छोड़ने पड़े। ठीक है, और उनसे उनकी कार्यकारी शक्तियां भी छीन ली गई। जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, कार्यकारी शक्तियां थी, वो उनसे छीन ली गई। ठीक है, तो इन्हें हो गया नुकसान, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को नुकसान हो गया, धनी मध्यम वर्ग के धनी व्यक्तियों को लाभ हुआ। दो बातें तो जान ली। अगली बात क्या पूछी थी कि क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा मिली। ठीक है, ये जो क्रांति हुई थी उससे किस वर्ग के लोगों को निराशा मिली। ठीक है, अब देखो भाई, जो तीसरा वर्ग था, तीसरे वर्ग में भी समाज के जो गरीब तबके के व्यक्ति थे। ठीक है, समाज के गरीब तबके यानी छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, दैनिक वेतन भोगी लोग, जिन्हें रोज का पैसा रोज मिलता है, दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं, दैनिक मजदूरी। ठीक है, क्रांति के परिणाम से निराश होंगे। ठीक है, और स्त्रियां भी असंतुष्ट रहती थीं। क्लियर हो गई बात। तो निराश कौन था? जो तीसरे वर्ग के गरीब व्यक्ति थे, दैनिक वेतन भोगी मजदूर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे और स्त्रियां, इनको हानि हुई। ठीक है, अब तीनों वर्गों को एक बार फिर से समझते हैं कि तीनों वर्गों पर क्रांति का क्या असर पड़ा। ओवरऑल ये बात पूछी गई है। जो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तीनों वर्गों पर क्रांति का क्या असर हुआ। ठीक, तो देखें भाई, सबसे ऊपर कौन सा वर्ग आता था? पादरी वर्ग। सबसे ऊपर कौन सा वर्ग आता था? पादरी वर्ग। फिर आता था कुलीन वर्ग। ठीक है, इनसे क्या हुआ? विशेषाधिकार छीन लिए गए। विशेषाधिकार छीन लिए गए। फिर आता था तीसरा वर्ग, आम जनता। अब आम जनता में भी दो शामिल थे, एक था धनी मध्यम वर्ग। ठीक, धनी मध्यम वर्ग। धनी मध्यम वर्ग को क्या मिला? धनी मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें तो धनी मध्यम वर्ग को दो वर्गों के बराबर समानता, दो वर्गों से समानता। ठीक है, और जो वास्तव में गरीब व्यक्ति थे या गरीब जनता थी, उसको क्या मिली? उसको मिली निराशा। ऑलराइट, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? क्या कहते हो बताओ भाई जल्दी से। जो बात आपसे पूछी गई थी वो बात क्लियर हो गई? क्लियर है? बढ़ा जाए आगे? चलिए चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई? फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, तो उसके आगे आने वाली जो सदियां थी, शताब्दी थी, 19वीं और 20वीं शताब्दी। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ के गई थी? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव 19वीं और 20वीं शताब्दी पर क्या पड़ा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या पूछा जा रहा है? जल्दी बताएं भाई, अभी तक का सब कुछ क्लियर है? देखो अब इसका उत्तर भी देखते हैं। तो देखें, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। ठीक है, विश्व का जो इतिहास रहा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। कैसे हुई थी? तो इसको भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या जाना हमने? आजादी को जाना, स्वतंत्रता को जाना कि हमें अपने स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि राजतंत्र की समाप्ति और एक संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना का विचार हमें कहां से मिलता है?
फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति से ही मिलता है कि राजा का शासन खत्म होना चाहिए, अब जनता आएगी, जनता को वोट डालने का अधिकार मिलेगा और वो अपना नेता खुद चुनेगी। यही होता है लोकतंत्र। तो क्या क्या हमने सीखा था, क्या क्या हमें फ्रांसीसी क्रांति से विरासत में मिला था? स्वतंत्रता, ठीक, लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद ये विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया में राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक निर्णायक शक्ति बन गए थे। क्या बात कही गई है? ये जो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार के विचार हैं, ये 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में दुनिया में राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक निर्णायक शक्ति बनकर साबित हुए थे कि अब अगर कोई देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसे बदले में क्या चाहिए? आजादी की लड़ाई लड़ रहा है यानी कि आजादी तो चाहिए, स्वतंत्रता तो चाहिए, साथ ही साथ उसे सारे लोकतांत्रिक अधिकार भी मिलने चाहिए। हर एक देश ने सीखा था ये। फिर अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फ्रांस से यूरोप के बाकी हिस्सों में फैल गए। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े विचार फ्रांस की क्रांति से हमें लेने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं, और वो तीनों विचार फ्रांस से ही भारत के संविधान में भी जोड़े गए हैं। कौन कौन से विचार? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार, ठीक है। स्वतंत्रता की बात हो ही गई है, समानता और बंधुत्व, क्लियर। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फ्रांस से यूरोप के बाकी हिस्सों में फैल गए, जहां अंततः सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्लियर यहां तक की बात? तो फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना साबित हुई, जिससे हमें निम्न प्रकार के विचार पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है? जल्दी बताएं भाई, कहानी तो बन जाएगी, ठीक है। अगर इन शब्दों को याद कर लिया तो लिख भी दोगे, क्योंकि कहानी तो मैंने आपको सारी बता दी है। चलिए अब क्या जानने को मिलता है? अगला पॉइंट है, उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, इस शब्द का मतलब समझने की कोशिश करना, संप्रभु राष्ट्र राज्य। पहले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका मीनिंग भी समझाऊंगी। उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए अपने आंदोलनों में बंधन से मुक्ति के विचार पर फिर से काम किया। उपनिवेशित लोग यानी कि जहां पर, जिस देश में, जिस कंट्री में, उस कंट्री के जिस हिस्से में भी किसी दूसरे देश ने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखा था, वो लोग जो दूसरे शासन के कब्जे में थे, जैसे कि भारत ब्रिटेन के कब्जे में था, ठीक है, तो उन लोगों ने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, संप्रभु राष्ट्र राज्य यानी कि हम पर जो शासन अभी कर रहे हैं आगे जाके उनका शासन नहीं होना चाहिए। संप्रभु यानी कि हम पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। जब हमें आजादी मिल गई है, हमारे देश का हमारा एक संविधान है, तो उसके बाद हम किसी के अधीन नहीं है। कोई भी विदेशी सत्ता, कोई भी विदेशी शक्ति हम पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकती। क्लियर हो गई बात? तो संप्रभु राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है कि हमारी सारी शक्तियां हमारे पास है, हम पर हमारा अधिकार है, कोई भी विदेशी सत्ता हम पर अधिकार नहीं कर सकती। तो अगला विचार क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र राज्य का विचार। ऑलराइट, अगली बात क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरा राष्ट्रवाद का विचार पूरी दुनिया में जन आंदोलन बनने लगा और अब लोग पूर्ण सत्ता पर सवाल उठाने लगे कि अब राजतंत्रीय सत्ता नहीं रहेगी पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से अब संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रवाद का विचार उभरा। राष्ट्रवाद का विचार दिखाई देता है। ऑलराइट, फिर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, ठीक है। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय क्रांति के विचारों से बहुत प्रभावित हुए
और उन्होंने भी यहाँ पर उन सारी व्यवस्थाओं को चालू करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, अंत में हम क्या कह सकते हैं? अंत में हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया के लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने का काम किया। बस आपको ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। इन पॉइंट्स को बना के, कहानी को याद कर करके आंसर लिख देना है। क्लियर? चलिए अब देखें। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है सवाल? उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं। ध्यान से सुनिएगा। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। क्या बताया गया है हमें? उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हमें दिखाई देता है। तो कई सारे अधिकार हमने देखे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात करी थी कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ा, दुनिया ने क्या सीखा। देखें अब भाई, तो आज हमें जो लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर हम भारत देश की बात करें, ठीक है, भारत देश का अपना संविधान है। भारत देश के संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों के लिए कई सारे अधिकार दिए गए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो आज जो हमें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से कुछ का पता फ्रांसीसी क्रांति से लगाया जा सकता है। ठीक है, देखें कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात आती है समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में क्या है? समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एकदम बराबर हैं। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी राज्य में निवास करता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सभी कानून के सामने बराबरी से देखे जाएंगे, जैसा कि फ्रांस के संविधान में किया गया था। पहले फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, लेकिन जब वहां पर संविधान लागू हो गया तो सभी को बराबर अधिकार दे दिए। तो कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, यानी कि कोई भी किसी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा। और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है, यानी कि जितने भी रोजगार के साधन हैं, रोजगार कमाने के साधन हैं, उन पर सबका अधिकार होगा, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलती है, मान लो केंद्र सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली, तो उस पर सभी व्यक्ति यानी कि जो योग्य होंगे वो बैठ सकते हैं। उसमें धर्म, जाति, भाषा के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जाता, योग्यता के आधार पर आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, तो अगली बात क्या कही थी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फ्रांस में भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था कि दार्शनिकों ने अपने विचार हर व्यक्ति तक पहुंचाए थे। कई सारी किताबें छप रही थी और अखबार छप रहे थे, पत्र पत्रिकाएं छप रही थी, जिनके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे थे और अपने विचारों को भी सभी के सामने व्यक्त कर रहे थे। इसे ही तो कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो है हर चीज लिख सकता था, किसी के विरोध में भी लिख सकता था। यही बात क्या कही जाती है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। किस अधिकार के अंतर्गत? राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्लियर? या जिसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये आता है। क्लियर? किसके अंतर्गत आता है ये? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑलराइट, तो जिसमें किसी पेशे या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार भी शामिल है। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और
कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। जैसे हम भारत में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, एक संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाकर कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता है, घूमने जाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, वहां बसने की स्वतंत्रता है। क्लियर। अगली बात क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमें दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका किसी भी तरीके से शोषण होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रांस की आम जनता ने किया था। उसके बाद जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ भी हमारे पास है, जीवन जीने का, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है, और मत देने का अधिकार, राइट टू वोट। क्लियर हो रही है बात। हर एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, हर उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब बातें हमें फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में एक सकारात्मक रूप में दिखाई देती हैं। ऑलराइट, क्लियर है। तो कौन कौन से अधिकार हमें मिले, एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए तो देखो भाई, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या अभिव्यक्ति एवं भाषण का अधिकार। क्लियर। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण का विरोध करने का अधिकार, और क्या दिखाई देता है, जीवन का अधिकार और मत देने का अधिकार। ऑलराइट, क्लियर है सारी बातें, क्लियर है। याद रहेगा इतना सब। आपसे पूछा जाए कि उग्र उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। भारत में जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, ठीक है, वो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले हुए हैं या उनका उद्गम हमें फ्रांसीसी क्रांति में दिखाई देता है। उन सारे अधिकारों की बात करनी थी, हमने कर ली। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? क्या पूछा गया है आपसे कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि जो सार्वभौमिक अधिकार था, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। नाना यानी कि बहुत से प्रकार के अंदर ही अंदर हमें विरोध दिखाई देते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखें, सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश दिया गया था, सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश निश्चित रूप से विरोधाभासों से घिरा हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे विरोधाभासों से घिरा हुआ था, ठीक है। देखें, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के कई आदर्श बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थे, उनके संदिग्ध अर्थ थे। जो नागरिकों को अधिकार दिए गए थे, ठीक है, उसके अर्थ स्पष्ट नहीं थे, उसमें कई सारे अंतर विरोध थे। शक की दृष्टि से देखा जा रहा था, जैसे कि देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक समानता नहीं ला सकी, ठीक है। सार्वभौमिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पर कि जो सभी को अधिकार दिए गए थे, एक से अधिकार दिए गए थे, तो क्या वो सच में सभी के लिए बराबरी से दिए गए थे? क्या उनके जरिए पूरे देश में, पूरे फ्रांस में एक समान समानता लाई गई थी, या फिर उसमें हमें विरोध दिखाई देता है? तो हम कहते हैं कि जो भी सार्वभौमिक अधिकार थे, सभी के लिए अधिकार दिए गए थे, उसमें विरोधाभास निश्चित रूप से था, विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, सारे अधिकार संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। कैसे? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक समानता नहीं ला सकी थी कि सभी व्यक्तियों के पास बराबर पैसा हो, ठीक है। और यह सत्य है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, यह सच है कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, किसी भी क्षेत्र में वास्तविक समानता नहीं मिल सकती। अगर हर एक व्यक्ति के पास बराबरी से पैसा नहीं है तो बराबरी से वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। क्या बराबरी से वो महंगी वस्तुएं खरीद सकता है? बराबरी से वो हर तरीके का खाना खा सकता है? नहीं।
जब हर तरीके की कार्यविधि वो अपने से बड़े यानी अपने से अमीर व्यक्तियों के जैसी नहीं कर सकता, तो आर्थिक समानता है कैसी? ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक समानता लेके नहीं आई थी, यानी कि आर्थिक अधिकार सभी के लिए एक से नहीं दिखाई देते। फिर मनुष्य नागरिक के अधिकारों की घोषणा में समानता पर जोर दिया गया, लेकिन समाज के बड़े हिस्से को इससे वंचित रखा गया। समानता की बात कही गई थी, लेकिन समाज का जो एक बड़ा हिस्सा है जो जिसमें आम जनता आती थी, और आम जनता में भी जो गरीब तबके के व्यक्ति आते थे, ठीक है, वोट देने और महिलाएं भी उसी में शामिल थी, तो वोट देने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से गरीब आदमी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वोट देने का अधिकार किससे रखा गया था? वोट देने का अधिकार सक्रिय नागरिकों को दिया गया था। किसको? सक्रिय नागरिकों। और सक्रिय नागरिक की इनकी परिभाषा क्या थी? 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है, पुरुष होना चाहिए, और वे पुरुष होना चाहिए जो अपनी आय का, अपनी 3 दिन की आय, अपनी 3 दिन की आय के बराबर कर देते हो। क्लियर? बात आई समझ में? सक्रिय नागरिकों की श्रेणी में किसे रखा गया था? जिनकी आयु 25 वर्ष हो, पुरुष हो और अपनी 3 दिन की आय के बराबर कर देते हो, ठीक है, उनको था मताधिकार, उनको था वोट देने का अधिकार। तो क्या ये बराबरी की बात है? क्या ये समानता की बात है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी कि समानता नहीं दिखाई दी। और महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि जो 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको अधिकार नहीं। और जो व्यक्ति 3 दिन की आय के बराबर कर नहीं दे सकता, ऐसे पुरुषों को भी अधिकार नहीं, और महिलाओं को तो पूर्ण रूप से अधिकार थे ही नहीं। तो ये समानता की बात थी? नहीं थी। अब क्या है? महिलाओं को भी अभी निष्क्रिय नागरिक माना जाता था। जो सक्रिय नागरिक की बात कही, वहां महिलाओं का जिक्र तो मैंने नहीं किया। तो महिलाओं को भी अभी तक क्या माना गया? महिलाओं को भी निष्क्रिय नागरिक माना जाता था, और उनके पास पुरुषों की तरह वोट देने और राजनीतिक पद संभालने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं थे, ठीक है, और इसलिए समान राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। और महिलाओं ने कब तक संघर्ष किया? महिलाओं ने इसके लिए कब तक संघर्ष किया? 1946 तक, क्योंकि फ्रांस में 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ऑलराइट, फिर देखें, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना, ध्यान से सुनना, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना और उसका विस्तार करना जारी रखा, यानी कि दुनिया के अन्य देशों पर अपना कब्जा रखना जारी किया, ठीक है। तो उनकी प्रभुता कहां रही? दूसरे देशों का खुद पर अधिकार कहां रहा, ठीक है। और इस प्रकार मुक्तिदाता के रूप में इसकी छवि अधिक समय तक नहीं टिक सकी। फ्रांस ने बात करी थी कि भाई हम पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में समानता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, लेकिन स्वतंत्रता भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि दूसरे राज्यों पर इसने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखा था। फिर अगली बात क्या आती है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फ्रांस में दास प्रथा अस्तित्व में थी। जब 19वीं शताब्दी शुरू होती है, उसके पूर्वार्ध तक दास प्रथा अस्तित्व में थी, और 1848 में, कब? 1848 में फ्रांस से दास प्रथा खत्म हुई थी। जबकि शुरुआती दौर की हम बात करें तो शुरुआती दौर में फ्रांस में दास प्रथा अस्तित्व में थी, यानी कि स्वतंत्रता भी लोगों को वहां पर नहीं थी। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जिन अधिकारों की बात फ्रांस करता था वो वास्तव में थे या नहीं थे, ठीक है, तो नहीं थे। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? बता दो भाई, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? चेक किया जाए, देखा जाए आंसर। चलो भाई, अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दो, नेपोलियन की एंट्री फ्रांस के शासन में कब होती है? बताइए जल्दी से कमेंट करके कि नेपोलियन की एंट्री फ्रांस के शासन में कब होती है। तेजी से बताना है भाई, फास्ट कमेंट आना चाहिए। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जाता है, उसमें मैंने एक सवाल आपसे पूछा है कि नेपोलियन की एंट्री फ्रांस के शासन में कब होती है।
याद आ गया? जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए तो देखें, नेपोलियन के उदय की बात करते हैं तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने, जो डायरेक्टरी शासन लगाया गया था, चालू किया गया था 1794 के बाद से, एक परिषद बनाई गई थी, एक कार्यकारी समिति टाइप की बनाई गई थी जिसका विधान परिषद से टकराव होता रहता था। ठीक है, डायरेक्टरी का लेजिस्लेटिव काउंसिल से टकराव होता रहता था, तो वो खत्म हो गई। तो क्या थी? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी। तो जब रॉबस्पियर भी चला गया, डायरेक्टरी की अस्थिरता दिखाई दी, उसका फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। तो जैसे ही डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता दिखाई दी तो नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है और नेपोलियन ने युद्धों में शानदार जीत भी हासिल करी थी। नेपोलियन ने युद्धों में शानदार जीत हासिल करी थी तो सैनिक दृष्टि से वो मजबूत था, इससे जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो इससे फ्रांस को ये एहसास हुआ कि नेपोलियन जैसा सैन्य तानाशाह ही एक स्थिर सरकार बना के रख सकता है, क्योंकि नेपोलियन क्या था? कहा जाए तो एक सैनिक था। ठीक है, और फिर 1799 में इसकी एंट्री होती है। कैसे होती है? फ्रांस का राजदूत बनकर। 1799 में फ्रांस का राजदूत बनकर इसकी एंट्री हुई और 1804 में, 1799 में राजदूत बना, फ्रांस पर अधिकार किया और 1804 में खुद को नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रांस के सम्राट का ताज पहना लिया और वह पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने, उसने क्या किया? जो आसपास के पड़ोसी यूरोपीय देश थे उनको जीता। ठीक है, राजवंशों को बेदखल करने और राज्य बनाने के लिए निकला, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को रखा। तो 1804 में जैसे ही फ्रांस का क्या बना? शासक बना, तो इसने क्या किया? आसपास के जितने भी फ्रांस के यूरोपीय पड़ोसी देश थे उनको जीता और उन देशों में अपने परिवार के सदस्यों का शासन स्थापित किया। और 1804 में ही ये नेपोलियन कोड लेके आया था। 1804 में ही क्या लेके आया था? नेपोलियन संहिता लेके आया था। संहिता का मतलब होता है कानूनों का संग्रह, यानी कि नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने अपने कुछ कानून बनाए। ठीक है, कैसे कानून बनाए? कि राजवंशों को उखाड़ फेंकना है, जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त करना है, योग्यता आधारित लोगों को विशेषाधिकार मिलेंगे, ऐसे कई, और सामंती व्यवस्था को खत्म करना है। ठीक है, टैक्स व्यवस्था को खत्म करना है। तो ऐसे कई सारे नियम लेके आया, जनता इससे खुश हो गई। क्लियर हो रही है यहां तक की बात? फिर क्या है? नेपोलियन स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में जानता था, मानता था कि मैंने ही यूरोप को बदला है, मैंने ही यूरोप में नई नई चीजें लाई हैं। नेपोलियन कोड के माध्यम से लेके भी आया था, निरंकुश राजतंत्र को भी इसने समाप्त करने की कोशिश करी थी और करा भी था, समाप्त भी किया था। ठीक है, तो नेपोलियन को क्या माना गया? नेपोलियन स्वयं को मानता था यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में कि यूरोप का मॉडर्नाइजेशन किसने किया है, आधुनिक यूरोप का निर्माण किसने किया है? नेपोलियन ने किया है। फिर उन्होंने निजी संपत्ति की सुरक्षा, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से अधिकार दिए थे नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड में। ठीक है, ध्यान से सुनना, उन्होंने निजी संपत्ति की सुरक्षा और दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान की गई वजन और माप की एक समान प्रणाली जैसे कई कानून भी पेश करे कि हर व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है, और दशमलव प्रणाली द्वारा ये वजन और माप की एक समान प्रणाली लेके आया था। ऐसे कई कानून नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के माध्यम से नेपोलियन ने पेश करे थे। ऑलराइट, लेकिन सत्ता में उनका उदय अधिक समय तक नहीं रहा। ठीक है, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया और उसकी हार हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से नेपोलियन के शासन का स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो कि वास्तव में 1804 से 1815 तक चला। ऑल राइट, ऑल क्लियर? चलें फिर आगे।
चलिए तो फिर चलते हैं, और इसी के साथ आज हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, डिटेल में सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे लिखना है। तो अगले सेशन में मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अगला सेशन होने वाला है किसका? अगला सेशन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू इसी चैप्टर के कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक सीरी नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।